नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। एक आरएमएस टाइटैनिक जहाज दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे लग्जरी जहाज अपने जमाने का पहले सफर के लिए निकलता है। साउथ कैप्टन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। इसमें हर तरह के लोग बैठे थे, बड़े बड़े उद्योगपति और फिल्म जगत के लोग। अंग प्रेस से लेकर हिमग्रेस्ट सभी लोग अमेरिका के जा रहे थे एक अच्छी जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमान संभाल रहे थे एक सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉनसन स्मिथ, जो 62 साल के थे। इस जहाज को लेकर लोगों में बहुत ही एक्साइटमेंट थी, मीडिया से लेकर पब्लिक में। टाइटैनिक लेकर ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है। लंबाई 279 मीटर, 50 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई इसकी, जिसमें जो लग्जरी इस्तेमाल किया गया है वह दिल दहलाने वाला है। उस ज़माने में इसे बनाने के कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। अगर आज की तुलना करें तो इसकी कॉस्ट पड़ती है $400 मिलियन के बराबर। जहाज के अंदर फैसिलिटी की बात करें तो ये 5 स्टार होटल को ही पीछे छोड़ देती है। और इसके इस्तेमाल किया गया अंदर स्टील ग्लास के विंडो, ग्रीनवुड की पेलरिंग, ग्रेड डिडेस्ट, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, एक टर्किश बार और जिम, इंकोट स्पॉट, रेस्टोरेंट, 2 बड़ी बार की दुकानें, एक लाइब्रेरी मौजूद थी। इस जहाज को बनाने में जिन फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है इनको अनसिंकेबल जहाज भी माना जाता था। यह जहाज कभी नहीं डूब सकती थी। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। कंपनी को ओनर इस जहाज को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि सभी लोगों के बीच आकर बोल दिया था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकती है, अनसिंकेबल जहाज है। अपने पहले सफर के लिए रवाना होने के कुछ ही समय में इसको पहली आइस वार्निंग मिलती है। 12 अप्रैल 1912 को अपनी पहली वार्निंग मिलती है। शुरू होते ही जिस अंटार्कटिक पर यह तैर रही थी उसे बड़े बड़े आइस के पहाड़ मौजूद थे और इस जहाज के लिए यह खतरा था। वार्निंग इतनी अनविजिबल थी कि अक्सर इस रास्ते में गुजरने वाले जहाज रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर बताया जाता था। इस समुद्र में एरिया में बहुत से जहाज है, जरा ध्यान से चलिए। इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद जहाज अपने कोर्स को 2 बार बदलता है। अपने डेंजर को अवॉइड कर लिए अपनी पहली स्पीड को कम नहीं करते हैं। ये जहाज अपने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1992 को एक और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन इस जहाज के कप्तान इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और जहाज की रफ्तार कम नहीं करते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलता है, तापमान नीचे गिरने लगता है। 14 अप्रैल 1912 को रात में चांद भी बाहर नहीं आया था। बिना मून के मूनलाइट नहीं थी। इस जहाज के विजिबिलिटी भी कम थी। इस रात को जहाज के ऊपर एक रोस्ट नेट होता है, जो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, जो इसे लुकआउट पॉइंट भी बोलते हैं। इस पर किसी को बिठा कर रखा जाता है ताकि सामने जहाज के क्या आ रहा है वे नज़र रख सके। जो बंदा सामने बैठा रहता है उसे काफ़ी ठंड का सामना भी करना पड़ता है। बहुत तेज़ से रफ्तार से ठंडी हवाएं भी बहती है। रात का समय था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों में पानी भी आने लगा, कारण आगे मुश्किल होती थी देखने के लिए। 11:39 रेडिक फील्ड के नाम का बंदा इस पर बैठा था। अचानक देखता है कि सामने एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ आता है और वे जल्दी से 3 बार घंटी को बजाते हैं। जो नीचे बैठे हुए लोग सुन के और फिर फोन उठाकर करता है। बॉक्सर बीच पर चिल्लाकर कहता है, सामने एक आइसबर्ग, जल्दी से इसको मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम बीज पर बैठ सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि कहते हैं जहाज लेफ्ट की डायरेक्शन में मोड़ो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका था। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 बाद जहाज जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। और आइसबर्ग की ये छोटा मोटा नहीं था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था। इसका वजन 1.5 मिलियन टन वजन था। जहाज ने सामने वाले हिस्सों को व्यू पॉइंट भी कहते हैं। जहाज साइड वाले हिस्से के करीब 10 सेकेंड तक घसीटता चला गया। इसकी वजह से शिप की बॉडी डैम फट गया और बॉडी में छोटे छोटे से होल हो गए। पानी तेजी के साथ अंदर आने लगा और आइसबर्ग से टकराव के थोड़ी देर बाद में जहाज के कप्तान स्मिथ, इंजीनियर थॉमस एडह्यूज तुरंत पहुंचते और पता लगाने की जहाज को कितना नुकसान हुआ है।
तो लगा ये जहाज तो डूब जाएगी। कैप्टन भी शौक में हो गए। इन्हें लगता था कि यह जहाज तो इनसेकेबल है, ये तो कभी नहीं डूब सकती है। इस टकराव की वजह से आगे का शिप के आगे के कंपार्टमेंट में पानी से भर गया। जहाज आगे की तरफ झुकने शुरू हो गई। इस सिर्फ 4 कंपार्टमेंट में अगर पानी घुसता है तो जहाज डूबता नहीं है, वो तैरता रहता है, पर ज़्यादा कंपार्टमेंट में पानी घुस गया। अब रात 12 बजे कप्तान स्मिथ ऑर्डर करते हैं कि क्रू मेंबर्स को रेडियो डिजिटल कॉल भेजो। रेडियो पर जो हमारे पास जहाज होगा वह सिग्नल पकड़ लेंगे और बचाने आ सकेंगे। रेडियो ऑपरेटर थिम्स लगातार रेडियो सिग्नल भेजते रहते हैं, परंतु कोई रिसीव नहीं आता है। और भेजते हैं पर कोई जहाज होगा हमारे पास जो हमें बचा ले सकता है। करीब 20 मिनट के बाद एक कार्पेथियन जहाज जो टाइटैनिक जहाज के पास मौजूद था सिग्नल को पकड़ लेता है और रेडियो के टाइटैनिक को ऑपरेटर के बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ो जाए और टाइटैनिक को बचाना जाएंगे। लेकिन एक समस्या थी कि यह जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर थी। जहाज अपनी टॉप स्पीड पे आती तो भी टाइटैनिक के पास पहुंचने में करीब 3 घंटे लग जाते थे। तो क्या टाइटैनिक इतने समय में पानी पर बच सकती थी? क्या बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट जलाते और रहते ताकि कोई देख सके इस सिग्नल को? उम्मीद कि कोई आसपास शिप होगी जो हमें इस ध्यान जाएगा। हमारी ओर से कार्पेथियन जहाज के अलावा कोई जहाज से संपर्क नहीं हुआ था। बीच कैप्टन ऑर्डर करते हैं कि पैसेंजर को सेफली लाइट बोट के इस्तेमाल कर सेफ से उतारा जाए। प्रोटोकॉल के अनुसार पहले औरतों बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी जाए। जहाज में सिर्फ 20 ही लाइट बोट थे जिसमें 12 से लोग ही इसमें बैठ सकते थे, लेकिन जहाज के करीब 2200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। रात के करीब 2 बजे जहाज का आखिरी लाइट बोट भी उतारा गया, लेकिन अभी भी जहाज में 1500 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। आई विटनेस के अनुसार 2:20 बाद जहाज के 2 हिस्सों में टूट गया और धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गए। 3 ही घंटे नहीं लगे इस जहाज को पानी में डूबने में। माना जाता था कि ये कभी नहीं डूबने वाला जहाज है। बाकी इस बचे लोग जहाज के साथ ही पानी में डूब गए। जिसको तैरना आता था वे पानी के अंदर हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इसे टेम्परेचर में पानी में गिरे लोग को कुछ ही सेकंड में उनकी मौत हो गई। हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए और ठंड की वजह से। आगे कहते हैं कि जहाज के कप्तान स्मिथ आखिरी समय तक जहाज के साथ ही डूब गए और RMS कार्पेथियन जहाज जो लोग को बचाने के लिए निकला था वे इस जहाज को लोकेशन पर पहुंचता है तो करीब 3:30 बजे तक पहुंचता है। करीब 2 घंटे से ज़्यादा लग गया समय टाइटैनिक जहाज के पास पहुंचने में। जो लाइट बोट से निकल गए उनको सेफली वो बचा ले लेते हैं। जो इस बीच उस रात में टाइटैनिक जहाज के पास एक और जहाज मौजूद था जो टाइटैनिक के समय पर पहुंच सकता था। सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। इस जहाज का नाम था कैलिफोर्नियन जहाज जो टाइटैनिक जहाज को आखिरी बार आइस वार्निंग दी थी। आखिरी वार्निंग इसी कार्पेथियन जहाज से आई थी। कहा था कि सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत ही बड़े बड़े आइसबर्ग है। इसके बाद कार्पेथियन जहाज 11:15 बाद उस जहाज को रेडियो ऑपरेटर रेडियो को ऑफ कर देता है। कैलिफोर्नियन जहाज उस रात रुक गया था वे खतरे को देखते हुए। दरअसल देखा जाए तो टाइटैनिक जहाज जो लोग सवार थे वे इस जहाज को देख सकते थे। कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज से दिख रहा था कि जहाज में हमें बचा लेगा। हमें टाइटैनिक से रॉकेट दागे गए। कैलिफोर्नियन जहाज सवार क्रू मेंबर्स देखा कि अपने कप्तान को बोला था कि टाइटैनिक पर कोई खतरा हो सकता है, हमें जाना चाहिए, परंतु कैलिफोर्नियन जहाज तभी नहीं जागा और रात के करीब 12 बजे एक रिपोर्ट किया गया कि जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर ने अपने कप्तान को इन्फॉर्म भी किया था कि कप्तान लॉर्ड्स थे इस जहाज के, पर उन्होंने कहा था कि ये कोई खतरा नहीं है। टाइटैनिक पर देखा जाए अमीर लोग ही जाते हैं जो शायद पार्टी करते होंगे। अगर उस रात को कैप्टन लॉर्ड्स सीरियसली इस बात को लेते तो कितने ही लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन अब अगले दिन रेडियो ऑन करते हैं तो एक कॉल मिलता है टाइटैनिक से। तब पहुंचते हैं तो लेट हो चुका था। उन जगह पर शिप करती हुई कई डेड बॉडी मिलती। इसके बाद ही कंट्रोवर्सी हुई
खामियां पाई गई इस जहाज को। अंदर से पहले तो अंदर लाइट बोर्ड की कमी थी, बहुत ही कम थी। दूसरा, टाइटैनिक ने सेफ्टी ड्रिल्स तक कंडक्ट नहीं कराया था। जिस दिन जहाज को टकराया था उसी दिन सेफ्टी ड्रिल्स होनी थी, पर कप्तान ने इसे कैंसिल कर दिया, ये सोचकर कि जहाज में ज़रूरत नहीं है, ये तो अनसिंकेबल जहाज है, इसको तो कुछ भी ज़रूरत नहीं, ये तो कभी डूब ही नहीं सकती है।